प्यारे बच्चों, आज हम अपना 8th क्लास का चैप्टर 1 शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए। प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स क्या हैं। हम प्रकृति में जो भी वस्तुओं को गिनते हैं उसको हम जहाँ से शुरू करते हैं, हम कहाँ से शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं। उस गिनती को जो आपने पहले भी सीखी है उसे हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और इनमें इस प्रकार एक एक संख्या को जोड़कर हम अगली संख्या को प्राप्त करते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारे पास एक है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या प्राप्त करने के बाद एक जोड़कर उससे अगली संख्या ज्ञात की जा सकती है। उसके बाद यदि हम इन संख्याओं में शून्य भी मिला दें तो हमारे पास पूर्ण संख्याएं होंगी, जिन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये भी इसी प्रकार से आगे बढ़ती जाएंगी। हम कह सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमें ज्ञात नहीं है। उसके बाद हमारे पास पूर्णांक है, इंटीजर्स। यदि हम इन सभी पूर्ण संख्याओं में या होल नंबर्स में इनके ऋणात्मक भी मिला दें, -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार हमें जो संख्याएं ज्ञात होंगी वो हमारे पूर्णांक होंगे। इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रमेय संख्याएं, जिन्हें रैशनल नंबर्स कहते हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q हमारे पास पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं 0, यानी कि जैसे हम 3/5 लिखें तो यहाँ पर दोनों ही जमा वाली संख्याएं हैं। ये हमारी प्रमेय संख्या है। इनमें यदि ऊपर हम माइनस लिखें, नीचे जमा का लिखें तो भी हमारी प्रमेय संख्या है। ऊपर हम जमा का लें और नीचे माइनस का लें तो भी प्रमेय संख्या है। और दोनों हमारे पास माइनस में है तो भी यह हमारी प्रमेय संख्या है। यदि हम 5 को लिखें तो 5/1 होता है तो ये भी हमारी प्रमेय संख्या होगी। आपको याद रखना है कि हमारा जो हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। हम संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा और भाग करते हैं, इन्हें हम संक्रियाएं कहते हैं। जमा, घटा, गुणा और भाग के जो भी संख्याओं पर क्रियाएं लगाते हैं वो हमारी गणितीय संक्रियाएं हैं। आज हम पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक के संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास जोड़, घटा, गुणा और भाग, ये 4 क्रियाएं हैं। सबसे पहले आप देखिए, सबसे छोटी जो हमारी पूर्ण संख्या 0 है, यदि उसमें कोई भी हम दूसरी पूर्ण संख्या जोड़ते हैं, यहाँ हमने 5 लिया है तो उनका योग 5 होगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है। 3 + 5 8, इनका योग भी पूर्ण संख्या। 8 + 7 15, इनका योग भी पूर्ण संख्या। यानी कि हम पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को योग करें तो हमारे पास उनका योग पूर्ण संख्या ही होगा। और हमारा जो निष्कर्ष है वो क्या है, पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत सम्मिलित हैं, यानी 2 पूर्ण संख्याओं का योग भी पूर्ण संख्या होगा। इसी प्रकार जब हम घटा करते हैं, 7 घटा 5 हमारे पास क्या है, 2। और यदि हम 5 में से 7 को घटाएं, हमारे पास क्या आएगा, घटा 2। इनका अंतर हमारे पास पूर्ण संख्या है, परंतु इनका अंतर हमारे पास पूर्ण संख्या नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याओं का अंतर पूर्ण संख्या नहीं आएगा। और हमारा निष्कर्ष है कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन यानी कि घटा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। गुणन जब हम करेंगे, कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं लीजिए और उनकी गुणा को देखिए। 3 × 8 हमारा 24 है और 0 को 5 से गुणा करने पर 0, यानी 2 पूर्ण संख्याओं की गुणा भी हमारे पास पूर्ण संख्या आएगी। हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत सम्मिलित हैं। उसके बाद हम भाग पे आते हैं। यदि हम कोई पूर्ण संख्या लें, उसको दूसरी पूर्ण संख्या से भाग करें तो हमारे पास यहाँ पूर्ण संख्या है, परंतु यहाँ यदि हम 5 को 8 से भाग करें तो क्या ये पूर्ण संख्या है?
हम कह सकते हैं कि हमेशा ये पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो हमारा जो निष्कर्ष है वो ये है, पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं हैं। हमें ये देखना है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा ही पूर्ण संख्या होता है। घटा में ऐसा नहीं होता। पूर्ण संख्याओं का अंतर जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या हो। गुणा जब भी हम करते हैं, दो पूर्ण संख्याओं की गुणा पूर्ण संख्या है, परंतु भाग में ऐसा नहीं है। दो पूर्ण संख्याओं का जब हम भाग करते हैं वह जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या हो। इस प्रकार हम इस प्रॉपर्टी को करते हैं। अब हम पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पूर्णांक के योग की संक्रिया को लेते हैं। यहाँ मैंने दो पूर्णांक लिए हैं, -6 + 5, ये हमारा -1, -7 और -5 -12, 8 + 9 17। हमने देखा कि जब भी हमने दो पूर्णांकों का योग किया, चाहे वे दोनों धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हों या एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, यानी एक घटा का और एक जमा का, उन सभी का योग पूर्णांक ही आया। तो हम कह सकते हैं कि यह योग के प्रति संवृत है। जब हम घटा करते हैं, 7 × 2 5, -7 और -2 -9, -8 माइनस में -6, यानी 8 + 6, ये हमारा क्या होगा, 14 है। यानी पूर्णांकों का अंतर भी क्या आया, पूर्णांक हमारे पास आया। और ये हम कह सकते हैं कि घटा के लिए भी हमारी जो पूर्णांक है वो समृद्ध है। गुणा जब हम देखते हैं, एक बार हम देखते हैं कि दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हैं तो उनकी गुणा हमारी धनात्मक है। एक घटा और एक जमा -40, दोनों ही घटा के हैं तो जमा 40 और यहाँ पर -40, यानी कि दोनों जमा के हों या दोनों घटा के तो हमारे पास धनात्मक जमा का आएगा। दोनों में से एक हमारा घटा है, एक जमा, तो हमारा माइनस गुणनफल है। तो हम कह सकते हैं कि गुणा के लिए भी हमारा जो पूर्णांक है वो समृद्ध है। दो पूर्णांकों की गुणा हमारे पास पूर्णांक ही आएगी। जब हम भाग करते हैं, 10/5 हमारे पास 2 है। 5/10 को जब हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2। ये हमारा पूर्णांक है, परंतु यहाँ हमें पूर्णांक नहीं प्राप्त होता। तो हम कह सकते हैं कि भाग के लिए जो हमारा पूर्णांक है वो समृद्ध नहीं है। जरूरी नहीं है कि दो पूर्णांकों का भागफल हमेशा ही पूर्णांक आए। आज के लिए इतना ही।